नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, जानकार लोगों का कहना है या मानना है कि अगर किसी घर में जहां पर इंसान रहना छोड़ दे, जानकार लोग ये भी बताते हैं कि अगर उस घर में 40 दिन तक दिया बाती ना जले, तब उस घर को प्रेतात्मा अपने लिए चुन लेती है और उस घर में अब वास करने लगती है। आज की कहानी जो है ना, एक ऐसे ही घर की है। वो घर तो काफी साल पुराना था, लगभग 5 साल उस घर को बने हुए हो गया था। लेकिन जो फर्स्ट पार्टी थी जिसने इस घर को बनवाया था, अब बनाया तो अच्छे ढंग से, पैसा भी अच्छा खर्च किया और अपने मन माफिक बनाया उस घर को, क्योंकि उसमें रहना चाहती थी। लेकिन कुछ ही दिन के बाद अब उनका विचार बदल गया था। उस घर में वो रहे नहीं। अब क्यों नहीं रहे कोई जानता नहीं। वो घर किसी थर्ड पार्टी को अब औने पौने दाम में बेच दिया गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? इतना पैसा खर्च करके और घर को औने पौने दाम पर बेचना, अब एक तरह से शक की निगाह से उस घर को देखा जा रहा था। लेकिन जिसने भी खरीदा उसने भी वही किया। उस घर में तो एक आध दिन, 2-4 दिन मतलब गुजारे उसमें, और इसके बाद वो घर खाली करके चले गए। और तब से वो घर लोगों के शक के घेरे में आ गया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उस घर में कोई रुकता क्यों नहीं है। और वो घर काफी दिनों से अब खाली पड़ा हुआ था। अब उसको कोई खरीदता नहीं था। जो भी आसपास के लोग थे वो जानते थे, और जो खरीदने वाला होता था जानकारी तो लेता ही है कि भैया इस घर में क्यों लोग नहीं रहते हैं। और जो जानकार थे वो चुपचाप बता देते थे कि भाई ऐसा ही बात है, इसमें ना जाने इस घर में क्यों लोग रहते क्यों नहीं है, क्यों घर छोड़ के चले जाते हैं। और इससे आगे उनको कुछ पता ही नहीं होता। अगर वो घर वाले किसी को बताते कि हाँ इस घर में ये परेशानी है, ये दिक्कत है, और तब पड़ोसी को तो पता चले। लेकिन पड़ोसी तक को खबर नहीं थी उस घर के बारे में। अब पड़ोसी अपने मन के माफिक अब घर के बारे में अब क्या बता सकते हैं। जो उनका समझ में आता था कि अरे भाई ऐसा ही घर है, ये घर मनहूस है, और जो खरीदार है वो भाग जाते थे। अब जिसके पास वो घर था काफी दिन तक ग्राहक तो लेके आता रहा, लेकिन जैसे ही अब पता लगता था कि ये घर मनहूस है या इसमें कोई क्यों नहीं रहता है, खरीदार भाग जाते थे। लगभग अब 2 साल बीत चुका था। और तब जिसका घर था, अब एक पार्टी को ऐसा तलाश किया जो दूर शहर के रहने वाली थी। अब उसको घर वो बेच दिया था। लेकिन कंडीशन यही था कि घर की जो रंग रोगन खराब हो गई थी, अब इसको रिपेयर करके देना था। और इसके बाद वो पेंटर की तलाश करने लगा था। अब उस कॉलोनी में 2 भाई पेंटर का काम करते थे। एक का नाम था बड़े वाले का नवीन और छोटे वाले का प्रवीण। दोनों सगे भाई, उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था। अब जो नवीन थे ना, शादीशुदा थे, नई नई शादी हुई थी, लगभग 1-1.5 साल शादी को हो चुकी थी, और अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहते थे और पेंटर का काम करते थे। उस मकान मालिक ने अब उनसे कांटेक्ट किया और बताया कि भाई इस कोठी को आपको पेंट करना है। 2 मंजिला कोठी थी। अब भाई बता दो कितना पैसा लोगे। अब ना तो नवीन को पता था ना प्रवीण को पता था कोठी के बारे में। अब पड़ोसी अब ऐसे कौन का क्या बताता है। और कोठी खोल करके उन्होंने पूरा कोठी का मुआयना किया और तब उन्होंने बताया कि भाई इसमें लगभग 50,000 का खर्च है। वो जो मालिक था वो मान गया और कहने लगा भाई देखो हमारे पास में टाइम नहीं है, हम इस घर को किसी को बेच दिए हैं और इसमें हमने एक टाइम भी सेट किया हुआ है। अब इतने दिन के अंदर में इस कोठी को आप फारिग कर दो। तब नवीन प्रवीण
इस बात को मान गए थे, एडवांस पैसा ले चुके थे। और जब वो उस घर में पहली बार गए थे ना, पेंट करने के लिए सारा अपना सामान लेकर के, और वो किसी थर्ड पर्सन को अपने काम में लगाते नहीं थे, वो अपना हाथ से काम करते थे। दोनों भाई बहुत ही मेहनती थे, और खास करके उनके छोटा भाई जो प्रवीण था ना, वो नबीन से भी ज़्यादा मेहनती था, और हष्ट-पुष्ट था। देखने में नबीन से ज़्यादा उम्र का लगता था, लेकिन नबीन से 2 साल छोटा था। खैर, जब पहली बार उस घर में गए तो नबीन बताते हैं कि दोपहर का बात थी। हम सारा सामान, पेंट का सामान वगैरह लेकर के रिक्शे पर डाल करके उस घर में गए। तब एक आध पड़ोसी आ गए पूछने के लिए कि क्या हो रहा भाई, पेंट कर रहे हो, क्या बात है। तब प्रवीण जितना जानते थे बता दी, भाई घर अब जो पहला मकान मालिक है वो किसी को बेच दिया है, और नया मकान मालिक अब आने वाला है, उसके लिए हम पेंट करके दे रहे हैं। और लेकिन वहाँ पर एक अधेड़ व्यक्ति था उस गली में, वो थोड़ा उस बात को लेकर के अब आंखें अपना चौड़ा कर रहा था। मतलब अब एक तरह से नबीन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। नबीन उसके पास में गए भी कि हाँ चाचा बताओ, आप कुछ बताना चाहते हैं, मुझे आपके बॉडी लैंग्वेज से लगा। तब कहने लगे, बेटा देखो हम पुराने तो लोग हैं, अब नई पीढ़ी हमारी बात को कहाँ समझती है। तब नबीन कहने लगे, नहीं चाचा आप बताओ, हम आपकी बात सुनेंगे, बताओ तो सही। तब अधेड़ व्यक्ति जो चाचा थे कहने लगे कि देखो बेटा, मैं इस घर के बारे में ना जाने कितनी अफवाह सुना है, लेकिन अपनी आंखों से और मैं खुद भी नहीं देखा है। ना जो मकान मालिक थे आज तक किसी से बताए हैं, जो पहला घर बनवाया था तब भी मैं यहीं पर था, और इसके बाद ना जाने कितने मकान अब ये बेचा गया, कितने लोग खरीदे, लेकिन कोई इसमें ज़्यादा दिन रुक नहीं पाता है। ना जाने क्यों बेटा, मुझे ये घर ठीक नहीं लगता है। खैर आप लोग को थोड़ी रहना है, आप तो अपना काम करोगे और अपना घर चले जाओगे। जाओ बेटा कर लो, अपना काम क्यों खराब करोगे। अब ये जो बात था ना, नबीन थोड़ा सोच पड़ गए कि बात क्या है। लेकिन जो प्रवीण थे ना, वो दूसरे दिमाग के थे, वो भी खड़े हुए बात सुन रहे थे। अब फिर अपने भैया का हाथ खींच के कहने लगे, अरे चलो ना भैया। अब जो प्रवीण थे ना, अब भूत प्रेत को मानते तक नहीं थे, ना ऐसी कोई शक्ति को अब विश्वास करते थे। उनकी समझ में भूत प्रेत इस संसार में होता ही नहीं है, और ना उन्होंने कभी देखा था, और विश्वास तो करना दूर की बात थी। और तब वो कहने लगे, देखो भैया हम अपना काम करने आए हैं, हम अपना काम करेंगे। अब लोग उलूल जुलूल बातें तो करते रहते हैं, पुराना घर है, अब 36 तरह की बातें निकल आती हैं। अब क्यों नहीं रहते थे वो तो वो जाने, हमारा काम पेंट करना है, हम पेंट करके दे देंगे, हमारा काम खत्म, बाकी मकान मालिक जाने और उसका काम जाने। चलो भैया हम चलते हैं। अब उन्होंने जो काम शुरू किया ना, फर्स्ट फ्लोर से काम शुरू किया। फर्स्ट फ्लोर से पहला दिन काम खत्म कर दिया, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं। और जबकि वो रात के 9 बजे तक काम करते थे, दोनों भाई मिलकर के काम को अब जल्दी खींचना चाहते थे। पहला माले में 3 कमरा अब बना हुआ था, तीनों कमरा को वो पेंट कर दिए, और इसमें इनको करीब करीब 2.5 दिन का वक्त लग चुका था। 2.5 दिन के बाद और जब वो ऊपर का काम खत्म हो गया, तब वो लोग नीचे उतर आए थे ग्राउंड फ्लोर पर। और ग्राउंड फ्लोर पर भी 3 कमरा था। अब उसमें ड्राइंग रूम अलग था, बाकी जैसा ऊपर का था सेम कॉपी नीचे का था। अब उसमें एक जो कमरा था ना, उसमें मोटा ताला लटका हुआ था। चाबी उनके पास में था, मकान मालिक ने चाबी का छल्ला पूरा दे रखा था, हर कमरे में ताला लगा हुआ था। लेकिन एक जो ताला था ना, एक कमरे का जो बड़ा वाला कमरा था नीचे ग्राउंड फ्लोर का, उसमें जो ताला था ना, वो सोच रहे थे कि पहले हम इसी से शुरुआत करें। और ताला खोलने लगे तो ताला खोल करके राजी नहीं, बहुत मशक्कत की, आखिरकार ताला नहीं खुला।
तब उन्होंने सोचा कि क्यों अपना टाइम खराब करें। हथौड़ा वगैरह था उनके पास में, अब थोड़ा बहुत मरम्मत का, पुट्टी का भी काम करते थे, तोड़ फोड़ का छेनी हथौड़ा होता ही था। और वो छेनी हथौड़ा से उस ताले को तोड़ दिए। चलो मकान मालिक को बोल दे भाई ताला खुलता नहीं था, जंग लगा हुआ था, अब अपना नया खरीद लेगा, जो भी होगा देखा जाएगा, पैसे काटेगा तो काटने दो। अब इसके बाद दोपहर के बाद अब उस कमरे में ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके थे। अपना पेंट का काम अब पहले तो साफ सफाई करना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले साफ सफाई जरूरी था। और वो कमरा ऐसा लग रहा था कि सालों से खोला नहीं किया हुआ। जैसे ही दरवाजा दोनों भाई ने खोला तो एक सड़न की बदबू अब वहां पर आने लगी थी। अब वो दोनों भाई समझे कि कमरा काफी दिनों से बंद है, सीलन होगा, सीलन की बदबू आ रही है। कमरा खिड़की सब खोल दिया गया ताकि हवा आए जाए और कमरा थोड़ा सही हो जाए। आखिरकार थोड़ी देर के बाद में जो सड़न की बदबू थी अब निकल चुकी थी, लेकिन गंदगी का अंबार था उसमें। उसमें अब बहुत तरह के अब चीज देखने को मिल रहे थे। कुछ जंगली जानवर के हड्डी भी उसके अंदर पड़े हुए थे, खाल भी पड़ा हुआ था, जैसे बिल्ली अब वहां मर चुकी हो, सड़ चुकी हो। अब फिर कबूतर का पंख भी काफी वहां बिखरे हुए थे। अब दोनों भाई तो ठेका ले रखे थे, मजदूर तो कोई रखे नहीं थे, अब दोनों ही मिलजुल के काम करते थे। इसके बाद उन्होंने उस कमरे की सफाई अब शुरू कर दिया। सारा कूड़ा करकट जो भी था अब अपने हाथों से उठा उठा करके अब बाहर कूड़ेदान में फेंकने लगे। अब इस काम में भी 2-3 घंटा बीत चुका था। जब सफाई हो गया तब उन्होंने अब मरम्मत का काम शुरू किया। जहां पर दीवार खराब थी अब वो मरम्मत करते तभी तो पेंट कर सकते थे। अब मरम्मत करने में ही अब रात का करीब 9 बज चुका था। अभी तो उन्होंने पेंट का काम जरा भी नहीं, एक ब्रश भी नहीं चलाया था ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में। और आखिरकार जब 9 बज गया तब जो प्रवीण थे वो कहने लगे कि भैया एक काम करो, आप जाओ घर, भाभी अकेले हैं और आप खाना अब मैं खाओ, अब मैं 2-4 घंटा मेहनत करके अब इस कमरे को मैं फारिग करके तब मैं आता हूं। नवीन मना करने लगे कि नहीं भाई चलो चलते हैं, अब रात 9 बज चुकी है, अब सारा दिन हम लोग मेहनत करते रहे हैं, अब तुम भी थक गए होंगे। लेकिन नवीन और प्रवीण जानते थे कि समय कम है, समय निकलता जा रहा है। अब जब हमने करार किया है उस दिन को, अब ये कोठी हैंड ओवर भी तो करना है। लेकिन नवीन तो दबाव देते रहे कि चल प्रवीण चलते हैं घर पर, आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं। प्रवीण एकदम मना करने लगे कि भाई आप जाओ, अब मैं 2-4 घंटा में इस कमरे को एक कोट लगा लूंगा ताकि हम लोग सुबह आए ना तो दूसरा कोट मार करके हम फाइनल कर सके, अब फिर हम बाकी 2 कमरों का और देखेंगे, आप जाओ। अब प्रेस करके नवीन को उन्होंने भेज दिया कि भाई तुम मेरी टेंशन मत करना और आप लोग सो जाना, हमारे कमरे में खाना पीना रख देना, अब मैं जब भी आऊँगा खाना खा करके आराम से सो जाऊँगा, जाओ आप निकल जाओ। अब जो नवीन थे भाई के, छोटे भाई के कहने के बाद, समझाने के बाद अपने घर की ओर चल दिए। इधर जो प्रवीण थे ना अपने काम में लग चुके थे। अब वो मरम्मत तो हो चुका था, इसके बाद वो सफेदी का कोट लगाने लगे थे। ब्रश उनका चलने लगा था स्पीड से, लेकिन करते करते एक कोट पूरा करने में अब रात का 12 बज गया था। अब जो आसपास की अब जो घर थे अब सारा घर के लोग सो चुके थे। वो जो गली थी, चौड़ी गली थी जिस पर वो घर था, अब वहां पर बिल्कुल सुन सपाटा हो चुका था। बस काम किए जा रहे थे तो प्रवीण, ब्रश उनका तेजी से चलता जा रहा था और जल्द से जल्द पहला कोट मारना चाहते थे ताकि जब हम सुबह आए तो ये कोट सूख जाए और सुबह में हम फाइनल कोट लगा करके इस घर से दूसरे घर में निकल जाए, हमारा काम जल्दी खींच जाएगा। 12 बज चुका था और लगभग प्रवीण का काम अब खत्म के कगार पर ही था। पहला कोट
पूरा होने जा रहा था, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी और उस कसर को अब प्रवीण पूरा कर रहे थे। और अचानक मेन दरवाजा उन्होंने अंदर से कुंडी लगा रखा था, दरवाजे पर ठक 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 जैसे कोई दस्तक दे रहा हो, दरवाजे को ठोक रहा हो। अब ब्रश हाथ में लिए समझे कि कहीं उनका भाई तो नहीं आ गया है, नवीन तो नहीं आ गया, क्योंकि अब 12 बज चुका है। अब भाई देखने आया कि क्यों अभी तक मेरा भाई लौटा नहीं। और यही सोच करके हाथ में ब्रश वगैरह लिए हुए आप दरवाजे पर चले जाते हैं। मेन दरवाजा खोलते हैं तो बाहर देख करके हैरान रह जाते हैं, वहां तो कोई होता ही नहीं है। बाएं देखते हैं, दाएं देखते हैं, सामने देखते हैं, पूरी की पूरी रोड खाली रहती है। कोई भी एक कुत्ता तक वहां पर खड़ा दिखाई नहीं देता है। लेकिन दस्तक बड़ा जोर जोर से जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। और तब जाकर के अपना काम छोड़ करके प्रवीण भागे भागे गेट पर आए, कहीं भैया तो नहीं आ गए। लेकिन जब यहां देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या अरे भाई कौन दरवाजा पीटा था, और वो भी इतनी जोर जोर से। जब कोई नहीं मिला तो समझ गए कि कोई पड़ोस वाला मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, कोई मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अब मन में तो यही ख्याल आया प्रवीण को कि जरूर कोई शरारती तत्व है जो मुझे परेशान करना चाहता है, डराना चाहता है, ताकि हम इस जगह पर पेंट ना कर पाए। जैसे वो अधेड़ चाचा ने बताया था कि बेटा ये घर के बारे में ऐसा मैंने सुना है। और तब प्रवीण अपने मन ही मन हंसने लगे। अरे भाई तो चाहे तुम लोग कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं करते हैं। और जब विश्वास नहीं करते हैं तो डरने का कोई मतलब ही नहीं होता है। दरवाजा दोबारा बंद कर देते हैं, आप फिर अंदर वाले कमरे में आ जाते हैं, जो बड़ा कमरा होता है जिसमें वो पेंट कर रहे होते हैं। अपना ब्रश चलाने लगते हैं जल्दी जल्दी। बस कुछ ही ब्रश चलाए थे तभी फिर दरवाजा धड़ 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 जैसे कोई पीट रहा है। आप 20 बार फिर दरवाजे को आहट को सुनते रहे। जब वो धड़ाधड़ बंद नहीं हो रहा था ना, तब प्रवीण फिर दरवाजे पर चले गए। इस बार गुस्से में गए थे कि मैं एक झटके से दरवाजा खोलूंगा और देखता हूं कौन है दरवाजे पर। तब तक दरवाजे को कोई दस्तक दे रहा था, धड़ाधड़ ठोक रहा था। दरवाजे पर पहुंचने के बाद एक तरह से प्रवीण तैयार थे, और जैसे दस्तक होने लगी थी दोबारा से दरवाजा खोल दिए, फट से बाहर निकले, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। अब जो प्रवीण थे ना, बड़ा आश्चर्य में डूब गए। बाएं देखे, दाएं देखे, सामने देखे, पूरा मैदान खाली है, कोई भी नहीं है। एक जानवर तक उनके गेट पर खड़ा नहीं था। अब जो प्रवीण का जो माथा था ना, ठनकने लगा कि कैसे हो सकता है भाई। मैं यहां पर आके इंतजार किया, जैसे किसी ने दोबारा से तिबारा से अब दरवाजा पीट रहा है, और तब मैं खोला। इतनी जल्दी कोई कैसे भाग सकता है? भागेगा तब भी दिखेगा। ये माजरा क्या है? लेकिन अपने दिमाग में इस ख्याल को निकाल दिए। कहने लगे जरूर शरारती तत्व होंगे यहां पर, वही हमारे साथ में खेल खेल रहे हैं। चलो हम डरने वाले में से नहीं है। फिर अपने उसी कमरे में चले जाते हैं और बाकी का काम जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ था, अब पहला कोट लगाने का, वो लगाने लगे थे। इसके बाद अब दरवाजे पर दस्तक नहीं हुआ। हां, एक अजीब सा सुगंध, अब एक महक कमरे में आने लगी थी। सुगंध ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लेडीज परफ्यूम लगा रखा हो, फूलों का खुशबू वाला। अब चौंकने की बारी थी प्रवीण की। चौंक गए कि आखिरकार ये सुगंध आ कहां से रहा है। अपने कमरे में हर तरफ देख लिए, लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं था। खुशबू का कोई मतलब नहीं हो सकता। पेंट की अब महक जरूर आना चाहिए, लेकिन पेंट की महक को काट करके अब वहां पर अब फूलों का खुशबू वाला, अब एक तरह से परफ्यूम का अब महक आ रही थी। बड़े हैरान हुए प्रवीण। उस कमरे में तो देखे ही, आजू बाजू का कमरा भी खोल करके और उन्होंने देखना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा कोई सोर्स था ही नहीं जिससे खुशबू
अब निकले, लेकिन खुशबू उसी बड़े कमरे में अब आ रही थी। जब बाहर से उस कमरे में आए ना, तो वहां खुशबू कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। और तब उनका काम बस 2-4 ब्रश का बाकी रह गया था। अब वो ब्रश चलाना भूल गए थे। खुशबू के चक्कर में पड़ गए कि आखिर ये महक, इतनी भीनी महक, फूलों का जिसे ताजा फूल खिला हुआ हो और उसकी खुशबू आ रही हो। अब जो प्रवीण थे ना, बड़ा हैरान रह गए थे कि माजरा क्या है भाई। और तभी एक खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई पड़ी। और जैसे हंसी की तरफ मुड़ते हैं ना, तो उसी दरवाजे पर, जो मेन दरवाजा होता है, मेन दरवाजे पर एक औरत को पाते हैं। उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में, लाल कपड़ों में। अब देख करके हैरान रह जाते हैं कि भाई ये दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था, तो ये औरत आई तो कहां से? कौन है ये औरत? आइए, हंस क्यों रही है? अब एक तरह से प्रवीण का होश उड़ चुका था। घबरा गए थे, डर गए थे कि प्रवेश कैसे किया इस औरत ने, कहां से आई है? दरवाजा एक ही, और दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर रखा हूं, तो आने का कोई रास्ता तो है नहीं। अब इसके बाद प्रवीण आंखें फाड़ फाड़ करके और उसको देख रहे हैं। और वो औरत जो दरवाजे पर बीचों बीच खड़ी थी, प्रवीण को घूर रही थी। और वो ही हंस रही थी, खिलखिला के हंस रही थी। और आखिरकार वो औरत अब प्रवीण की तरफ बढ़ने लगे। अब प्रवीण का जो होश था ना, वो तो पहले ही उड़ चुका था। रहा सा होश भी अब उड़ने लगा था। जैसे जैसे वो औरत प्रवीण के पास पहुंच रही थी, अब प्रवीण तो जैसे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। वो डर गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन हो सकती है, और ये मुझे देख करके क्यों हंस रही है। इसी के कपड़े से वो खुशबू आ रही थी, जो परफ्यूम का खुशबू महसूस हो रहा था। तो सोर्स इसका कपड़ा है, ये औरत है। आखिर ये खिलखिला के हंसती हुई, मुझे घूरती हुई अब मेरे पास क्यों आ रही है? माजरा क्या है भाई? अब प्रवीण तो एक तरह से डरे हुए कांप रहे थे। जब वो औरत देखती है कि प्रवीण बुरी तरह से डर गए हैं, तब वो हंसना बंद कर देती है। कहती है, अरे नहीं, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपना डर को निकाल फेंको। मैं ऐसी कोई डरावनी शक्ल तुम्हें दिख रहा है? मैं हूं डरावनी? अब जो प्रवीण थे ना, उस औरत की तरफ देखने लगे, और देखने में सुंदर औरत, गजब की आकर्षण उसके चेहरे पर, आंखें बड़ी बड़ी मतवाली आंखें, और लंबे हुए खुले हुए बाल अब लहरा रहे हैं। कहीं से भी वो ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था कि कोई भूत प्रेत चुड़ैल ऐसी है, जैसा वो किसी कहानी में पढ़ रखे थे। और उन्होंने पैर को भी देखा, पैर बिल्कुल सीधा था। किसी कहानियों किताबों में पढ़ा था कि चुड़ैल का पैर उल्टा होता है, लेकिन यहां पैर तो बिल्कुल सीधा था। भूत प्रेत को नहीं मानते थे, लेकिन जब सामने हालात आई ना, तो डर गए थे। इतना डर गए थे कि पूरा बदन कांप रहा था। और तभी उस औरत ने अब उनको समझाना शुरू किया कि अरे डरो मत, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डर को निकाल दो। मैं क्या तुम्हें डरावनी दिख रही हूं? तब जाकर के थोड़ा राहत के सांस लिए, लेकिन उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। उस औरत से पूछना चाहते थे कि अगर तुम डराना नहीं चाहती थी, तो तुम अचानक इस घर में कैसे आ गई? क्या तुम ही थी जो बाहर में खड़ी होकर के दरवाजा पीट रही थी? पूछना तो बहुत चाहते थे, लेकिन आवाज निकले तब ना। डर के मारे अब एक तरह से बुरा हाल था, लेकिन जब औरत ने उनको समझाना शुरू किया कि डरने की जरूरत नहीं है, तब थोड़ा राहत का सांस लिए थे। तब तक औरत उनके नजदीक आ गई थी, और एक तरह से जैसे बच्चे को पुचकारा जाता है ना, वैसे उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे नौजवान, तुम मुझसे बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा नुकसान कभी नहीं करूंगी। हां, अगर तुम मेरी बात मानोगे तब। अब चौंकने की बारी फिर प्रवीण की।
चौंक करके देखने लगे। कौन सी बात? मन में अब बोलना चाहते थे लेकिन आवाज निकल नहीं पा रही थी। बस आंखें फाड़ फाड़ के उस औरत को, खूबसूरत औरत को देख रहे थे। और तब बिना कोई देर किए औरत कहने लगी कि देखो, मैं चाहती हूं कि तुम इस कमरे में पेंट मत करो। जो तुमने कर लिया छोड़ दो उसको, और दोबारा इस कमरे में तुम आना भी मत। अब मैं कहूंगी कि इस घर में भी मत आओ तुम। जो तुमने जितना काम कर लिया है अब उसको खत्म कर ही दिया है। ऊपर का मंजिल तुमने कर ही दिया है। इस कमरे में तुमने जितना काम किया अब भूल जाओ। अब तुम इस घर से निकल जाओ। अब जो परवीन थे अब डरे हुए थे, लेकिन जब उस औरत ने उनके सर पर हाथ फेरने लगी, पुचकारने लगी कि डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हाँ, हाथ फेरते ही अब उनके सर पर जो औरत थी हाथ फेरने लगी तो डर धीरे धीरे उनके शरीर से निकलने लगा। अब एक पल ऐसा आया कि वो बिल्कुल शांत खड़े थे। जो हिल डुल रहे थे ना, डर के मारे कांप रहे थे, वो कांपना बंद हो चुका था। अब उनके मुंह से पहली बार आवाज निकली थी उस औरत के सामने। अब पूछी बैठे कि आप कौन? आप कौन? औरत फिर मुस्कुराई, कहने लगी मेरे बारे में तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं तुमसे जो बोल रही हो कान खोलकर सुनो। ये जो घर है ना, इसमें मैं रहती हूं। अब मुझे साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुमने कर दिया है, मैं तुम्हें माफ करती हूं। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम इस घर से निकल जाओ और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। अब जो परवीन थे डर तो निकल चुका था और आवाज भी उनकी लौट गई थी। भूत प्रेत से अब मानते नहीं थे, भूत प्रेत को ना डरते थे, लेकिन पहली बार जब देखे तो उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन जब देखे कि ये औरत में भूत वाला कोई लक्षण नहीं है, ना तो पैर इसका उल्टा है, ना शरीर का कोई भाग ऐसा लग रहा है कि कोई भूतिया दिख रहा हो। कपड़ा जो पहन रखी थी लाल रंग की, बड़ा सलीके से पहन रखी थी, और पूछ बैठे, डर को निकाल दिए थे। डर तो उस औरत को हाथ फेरते ही सर पर निकल चुका था। कहने लगे कि हम तो मजदूर हैं, हम तो इस घर का ठेका लिए हैं पेंट करने का, हमने पैसा लिया हुआ है, अब हम कैसे छोड़ सकते हैं? अब मकान मालिक तो कोई और है, आप तो है नहीं। आप एक तरह से बराबर जवाब देने लगे थे उस औरत को। औरत आप उनकी बात को सुन रही थी बड़े ध्यान से। परवीन बोलते जा रहे थे कि देखिए, हमने ठेका लिया हुआ है, 50,000 में ठेका लिया हुआ है, और हम अब तो अपना काम पूरा कर लेंगे, नहीं तो हम पैसा कहां से भरेंगे? सारा सामान आ चुका है, आधा हम ऊपर का काम खत्म कर चुके हैं। जो भी काम था वो बताने लगे थे। औरत चुपचाप शांत होकर के सुनती जा रही थी। जब इन्होंने पूरा बात अपना कह दिया कि हम इस घर को तो पेंट करके ही निकलेंगे, अब नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, आप हमारी बात को समझिए, और दूसरी चीज, आप इस घर के मकान मालिक तो हो ही नहीं, तो आप कौन हो? औरत शांत होकर पूरी बात सुन रही थी। जब परवीन पूरी बात बोल चुके, तब वो औरत बोलना शुरू किया। कहने लगी, हां, तुम्हारी नजर में इस घर का मालकिन नहीं हूं मैं, लेकिन ये घर मेरा है। इस घर में मैं रहती हूं सालों से, और मैं अभी भी रहूंगी। मैं जो कह रही हूं ना, तुम मेरी बात को समझो। हां, तुम्हारा नुकसान को मैं पूरा करूंगी। तुमने कितने का ठेका लिया था? परवीन बताती है कि 50,000 का हमने ठेका लिया था, और आधा काम हो ही चुका है, आधा क्या 3 हिस्सा काम हो चुका है। अब हम काम बंद करेंगे तो पैसा हमारा नुकसान हो जाएगा। एडवांस हम ले चुके हैं और बकाया पैसा भी नहीं मिलेगा। उल्टा हो सकता है कि मकान मालिक हमसे पैसा मांग ले, तब हम क्या करेंगे? औरत फिर मुस्कुराई, कहने लगी, तुम इसका टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा भरपाई करूंगी। 50,000 है ना, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस घर को पेंट नहीं करोगे। लेकिन जब 1,00,000 की बात सुने ना,
तभी भी परवीन लालच में नहीं फंसे। कहने लगी, आप क्यों दूंगी 1 लाख रुपए, आपका क्या अधिकार है? जिससे हमारी बातचीत हुई है, मकान मालिक को मैं जानता हूं, मेरे भाई जानते हैं, हम लोग ठेका लिए, तो आप बीच में क्यों पड़ती है? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, तो आपकी बात को क्यों मैं मानूं? अब दोनों में बहस होने लगी थी। अब जो वो लड़की औरत थी परवीन को समझा रही थी, अब परवीन भी अपनी बात रख रहे थे और समय निकलता जा रहा था। अब आधी रात से ऊपर हो चुका था। तब वो औरत अब परवीन को फिर सर पर हाथ फेरने लगी। आज जैसे हाथ फेरने लगी ना, अब परवीन का जो आंखें थी बंद होने लगी। अब एक तरह से उनकी आंखों में नींद की खुमारी आने लगी थी। वो औरत बोलती जा रही थी कि देखो, अगर तुम मेरी कहना नहीं मानोगे तो तुम नुकसान उठाओगे। इतना ही बात परवीन सुन पाए थे। तब तक आंखों में नींद भर चुका था और अपने नींद पर कंट्रोल रख नहीं पा रहे थे। अब फिर उनकी आंखें बंद होती चली गई। अब इतना मालूम है कि मैं नींद के आगोश में जा रहा हूं। और वो खड़े खड़े एक तरह से सो चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। परवीन जब होश में आए ना, तो सुबह के 4 बज रहा था। 4 बजे उसी कमरे में जमीन पर आराम से जैसे गिरे हुए हों, सो रहे हों। अब परवीन की आंख खुलती है। परवीन की जैसे आंख खुलती है ना, तो जहन में सब कुछ बात उनको धीरे धीरे याद आ जाता है कि कैसे रात के वक्त वो दरवाजा पीटा गया था, 1 बार 2 बार। फिर वो औरत हमारे घर में आई थी, फिर हमारी उससे बहस भी हुई थी, मैं डरा भी था। और वो औरत मुझे मना कर रही थी कि इस घर को छोड़ के चले जाओ, बदले में तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगी। वाकई में परवीन जो थे ना, बहुत खौफ में आ चुके थे। और वो जब अपने कपड़े और लत्ते देखने लगे ना, तब उनको समझ में आया कि मेरे साथ अब रात में क्या हुआ है। क्योंकि शरीर पर कपड़ा नाम का कोई चीज था ही नहीं। कपड़ा एक जगह पर रखा हुआ, अब एक अपनी आदम जात में अब उस जगह पर लेटे हुए थे। हड़बड़ा के उठते हैं परवीन उस जगह से। रात की सब बात अब उनको बखूबी याद आ गई। सबसे पहले अपना तन को ढकने की कोशिश करते हैं। जब कपड़ा लत्ता उठाते हैं ना, तो वहां पर एक नोट की करारी करारी नोट की गड्डी दिखाई देती है। और गड्डी को देख करके कांप जाते हैं। कपड़ा पहनने के बाद उस घर में से निकल भागना चाहते हैं, लेकिन वो लालच तो आ ही जाता है। करारी करारी नोट की गड्डी देख करके अब उनका भी मन में लालच आ जाता है कि चलो, जैसा उस औरत ने कहा है हम ऐसा ही करेंगे। अगर वो नहीं चाहती है कि इस घर में पेंट हो, तो हम क्यों करेंगे? हमारा तो भरपाई हो चुका है, हमारे पास नोट की गड्डी आ गई लाखों रुपए की, अभी हमारा हिसाब अब आ चुका है, हमें क्या करना है? आखिरकार सब अपने दिमाग में बात लिया करके नोट को गड्डी अपने पास रखते हैं। और जो भी अपना सामान उठाने लायक था, ब्रश वगैरह जो भी अपना एक तरह से थैले में रखते हैं और उस घर से निकल आते हैं। बाहर ताला मारते हैं चाबी लेकर के सीधा अपने घर पर। तब तक उनके भाभी भाई सोए रहते हैं। अब 4:30 के आसपास का टाइम था। अब भाई भी दिन पर थका रहता था पेंट के साथ में करते हुए। जाके दरवाजा खटखटाते हैं। अपने रूम में तो जाते नहीं हैं, अपने भैया भाभी के दरवाजा खटखटाते हैं। और अभी भी वो डर में हैं, शरीर उनका कांप रहा है। अब नींद के खुमारी से भैया आवाज अब अपना नींद तोड़ते हैं और कहते हैं, हाँ परवीन आ गया क्या? तब परवीन की अब कांपती हुई आवाज सुनाई पड़ती है कि हाँ भैया मैं आ गया हूं, आप थोड़ा बाहर निकलो, अब मेरे कमरे में आ जाओ। आप जब कांपती हुई आवाज सुनते हैं ना नवीन, तब वो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं, अपने पत्नी को वहीं छोड़ करके और परवीन के कमरे में आ जाते हैं। परवीन अपने कमरे में अपने पलंग पर अपने खाट पर बैठे हुए भाई का इंतजार कर रहे हैं। भाई जब आते हैं ना नवीन,
तो परवीन का पूरा बदन कांप रहा होता है। अब बुखार भी उनको चढ़ा होता है। सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हुआ है, तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है, तेरा बदन क्यों कांप रहा है। अब सर को छूते हैं तो टेम्परेचर हाई, बुखार चढ़ा हुआ है। अब इसके बाद अपने भाई के बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं भाई तू डर मत, बात क्या हुई तू मुझे खोल के बता। तब परवीन डरते हुए सारा बात बताते हैं। कहते हैं कि भाई हमें उस घर में अब नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो। अब फिर वो नोट की गड्डी निकाल कर अपने भाई को दे देते हैं कि भाई ये उसी औरत ने अब मेरे कपड़े के नीचे अब ये रुपया रखा था, और वो तो रुपया देने की बात भी कर रही थी, मैंने मना कर दिया था, और तब ये मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ। सब कुछ अपने भाई से छिपाए नहीं। अब एक हम उम्र थे, 2 साल छोटा थे, और आपस में बड़ी प्यार था, दोस्ती थी, तो एक दूसरे से सब कुछ चलता रहता, बताते भी थे। तो अपने बड़े भाई को कुछ भी नहीं छुपाए कि उस औरत ने मेरे साथ में कुछ किया है। और इसके बाद जो परवीन थे ना, अब खाट पर लेट गए, और उसके बाद अब जो नबीन थे अपने भाई को उठाते रह गए, लेकिन वो बेहोश हो गए थे। पत्नी को बुलाते हैं कि देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया। वो बात को छिपा देते हैं, वो सब कुछ नहीं बताते हैं, और फिर उनको होश में लाने के सारा तरकीब आजमाया जाता है, लेकिन होश में नहीं आते। अब नबीन और उनकी पत्नी घबरा जाते हैं। अब आसपास में अब सुबह हो चुकी है। इस बात को अब जा करके पूछते हैं लोगों से कि देखिए ऐसे ऐसे अब मामला हो गया मेरे भाई के साथ में, करना क्या चाहिए। उसी जो जानकार लोग हैं वहाँ पर, जो बुजुर्ग लोग हैं, अब उनसे राय लेते हैं। एक बुजुर्ग उनके साथ में आता है, चल मैं देखता हूँ, छोटी मोटी बात होगी तो मैं संभाल लूँगा। वो तंत्र मंत्र का छोटे मोटे जानकार थे, और वो आते हैं। परवीन का हालत देखते हैं, बुखार में तप रहा होता है, बदन कांप रहा होता है। आंखें खोलते हैं अपने उंगलियों की सहायता से, और तंत्र मंत्र के छोटे मोटे जानकार थे, और देख कर समझ जाते हैं। कहते हैं भाई मामला थोड़ा बिगड़ चुका है, ये मेरे बस का नहीं है, इसमें कोई ताकतवर प्रेतात्मा का परछाई आ चुका है, तुम्हें किसी बड़े तांत्रिक से अब मदद लेनी चाहिए। अब नबीन अब उन्हीं से गुहार करते हैं कि चाचा आप ही मेरी मदद करो, जो भी खर्चा होगा मैं देने के तैयार हूं, बस किसी तरह से मेरे भाई को ठीक करवा दो। अब वो जो चाचा थे तांत्रिक, अब नबीन की बात मान लेते हैं, और अपने जानने वाले एक तांत्रिक को लेकर आते हैं, जो तंत्र मंत्र में अब पूरा जानकार है। और वो आता है, वो भी देखकर घबरा जाता है, अरे नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये बहुत पहुंची हुई शक्ति इसके अंदर में समाई हुई है, मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन चाचा कहते हैं कि अरे भाई तुम घबराते क्यों हो, मैं हूं तुम्हारे साथ में मदद करने के लिए, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, अब दोनों करेंगे तो इस प्रेतात्मा से मुक्ति पा जाएंगे, चलो हम कोशिश करते हैं। इसके बाद नबीन से अब एक लिस्ट देते हैं बना करके, फला फला सामान सब कुछ ले आओ। नबीन फटाफट बाजार में जाते हैं और सारा सामान इकट्ठा करके लाते हैं। तब तक उनका भाई बेहोश रहता है, बड़े कोशिश करते हैं पानी छिड़कने के, सब कुछ छिड़कने के, लेकिन वो आंख नहीं खुलता है। जब झाड़ फूक होने लगता है सारा सामान आने के बाद में, तब घंटों की मेहनत के बाद वो प्रेतात्मा अब परवीन के मुंह से बोलना शुरू कर देती है। परवीन उठ के बैठ जाते हैं, और एक लड़की की आवाज में, जैसे लड़की बात करती है और वैसे ही करते हैं। कहते हैं कि भाई मैंने तो मना कर किया था कि इस घर को छोड़ के चले जाओ, लेकिन ये माना नहीं, तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और देख लो, सोच लो, हमने तुम्हारा भरपाई भी कर दिया है, अगर तुम उस घर में जाने की कोशिश दोबारा से करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगी। अब जो तांत्रिक थे उसको मनाने की कोशिश करने लगे कि जाने दीजिए, अनजान लोग थे, ये भूत प्रेत को, शक्ति को मानते नहीं थे, इनसे बड़ी गलती हो गई, आप इनको बख्श दीजिए। तब जाके बड़ी मुश्किल से वो आत्मा तैयार हुई
कहने लगी कि जब ये होश में आए ना तो इसको भी समझा देना कि हमसे पंगा ना लेगा, ना उस घर के आसपास भी मंडराएगा, हमारे घर में तो आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और वही हुआ। उसके बाद वो आत्मा जो अपरछाई के रूप में उसके अंदर थी, तब जाके उसके बाहर निकली थी। अब बाहर निकलते ही फिर बेहोशी में चले गए थे। इसके बाद तांत्रिकों ने अपना जैसे तैसे करके होश में ला दिया, तब डरे हुए होश में आए थे। अब तांत्रिक भी सब समझ गए थे, क्योंकि सारी बात उस प्रेतात्मा लड़की ने अब प्रवीण के मुंह से सब कुछ बोल दिया था। और तांत्रिक भी समझाने लगे, भाई तुम्हें ऐसे हॉन्टेड घर में जाने की जरूरत क्या थी? जब पहली बार लड़की तुमसे बोल दी, तभी तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि इस घर को छोड़ के चली जाऊं, लेकिन तुम तो भूत प्रेत को मानते नहीं थे ना, तब अब तुम्हें भुगतना पड़ गया ना। अभी भी तुम्हारा अकल ठिकाने पर आ जाए, तुम उस घर के आसपास भी मत मंडराना, वो चेतावनी दे के गई है। तब दोनों भाई को समझ में आ गया था। इसके बाद उस घर की तरफ नहीं गए। हाँ, उस घर के मालिक उनके घर पर जरूर आ गया था। तब उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है। मकान मालिक हैरान था। कहने लगा कि भाई हम आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, हमारा पैसा जो भी तुमने खर्च किया है, जो भी काट कर हमारा बाकी पैसा दे दो। और उन्होंने देरी नहीं किया हिसाब किताब करने में कि भैया तुम अपना बच्चा पैसा लो, तुम अपने घर और हम अपने घर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नवीन और परवीन की। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो राज की कहानियां में, तो जल्दी से जाइए, और उसमें भी कहानी बहुत अब गजब की कहानी आई है, जरूर उसका आनंद लीजिए। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जरूर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और कहानियों का आनंद लीजिए। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज ऐसे ही एक घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।